हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 8 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस पार्ट्स में जो है पवन तूफान के बारे में डिटेल वे में स्टडी किया है और आज हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में, चक्रवात से होने वाली हानियों के बारे में और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है चक्रवात के बारे में देखा था और आज मैं आपको रिकॉल करा दूं। देखिए क्या होता है ना कि अक्सर हमें जो है समाचार चैनल के माध्यम से क्या पता चलता है, प्राकृतिक विपदाएं। इस समय आपको याद ही होगा उत्तराखंड में जो है प्राकृतिक विपदा आई हुई है और अभी तक ना कई बार ऐसी प्राकृतिक विपदाएं जो हैं पूरे विश्व भर में भयंकर बर्बादी की हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है चक्रवात क्या है, ये चक्रवात कैसे बनता है, आखिर क्यों ये नेचुरल डिजास्टर आता है, क्या इसकी वजह है। हम ये भी देखते हैं कि इसके अलावा हम यहाँ ये भी बातें करेंगे कि चक्रवात के प्रभाव क्या हैं, होने वाले विनाश क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चक्रवात क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको परिभाषित करती हूँ पहले। ठीक है, कम दबाव वाले केंद्र, ध्यान रखेंगे, कम दबाव वाले केंद्र के आसपास गोल गोल घूमने वाले तूफान को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और इसके केंद्र जो कि कम दबाव का होता है, इसे इसकी आंख के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका केंद्र जो है ना, इसका केंद्र जो है इसके अपने आर्म्स यानी कि जो केंद्र बिंदु के चारों तरफ होते हैं एक हथियार की तरह काम करता है और जो है चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। वो कहते हैं ना कि आपदा आ गई, आपदा में कुछ भी नहीं सूझता है, सबकी जान डुबा देता है। ठीक है, और उसकी तुलना में अच्छी तरीके से शांत रहता है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसकी आंख जो है शांत बैठकर सब कुछ देखती है कि नीचे चल क्या रहा है और इसीलिए ना इसे साफ रास्ते की ज़रूरत होती है। और वहीं इनके आर्म्स जो होते हैं ना, जहाँ की सारी गतिविधियाँ होती रहती हैं, यही वो जगह है जहाँ आंधी बारिश हवा को बाहर जो है धकेलती रहती है। अच्छा, जब भी हम जो है समुद्र में जो है आने वाले तूफान की बात करते हैं कि समुद्र में तूफान आया, भारी चक्रवात आया, है ना, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ना कि इसका नामकरण जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग रखा गया है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए जब तूफान जो है अटलांटिक महासागर, ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर और जो है पूर्वोत्तर प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, पैसिफिक ओशियन पूर्वोत्तर साइड में जब आता है तो इसे कहते हैं हरिकेन। क्या कहते हैं, हरिकेन। ये चक्रवात का नाम है गाइस, आपको ये ध्यान रखना है। और अमेरिका में भी ना इस चक्रवात को जो है हरिकेन ही बोला जाता है। और वही तूफान, ध्यान रखेंगे, वही तूफान जब उत्तर पश्चिम, ध्यान रखेंगे उत्तर पश्चिम, ठीक है, तो क्षेत्र में आता है तो इसे जो है क्या कहा जाता है, टाइफून। और इसी तरह जो है तूफान दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में आता है तो उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल, TROPICAL, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो क्या होता है ना कि वैज्ञानिक जो है ना हर प्राकृतिक विपदा के पहले ये अनुमान लगाने का काम में लगे रहते हैं, क्योंकि जो है सभी मालूम ही होता है प्रकृति द्वारा दी जाने वाली किसी भी विपदा को हो सकता है, लेकिन उससे जब बस जो है बचा जा सकता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा से बचा जा सकता है लेकिन उसको जो है हटाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ने से पहले आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि चक्रवात के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ साइक्लोन्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है ना तो इसकी शुरुआत जो है तब होती है जब महासागर के सतह का पानी जो होता है ना गर्म होकर भाप में बदलता है और जिससे जो है ना भाप और गर्मी जो है ऊपर हवा में ट्रांसफ़र होता है। आप सभी को पता है कि गर्म हवा या फिर पवन जो है ऊपर उठती है, तो इसी प्रकार, ठीक है, और जैसे ही गर्म और नम हवा आगे बढ़ती है ना तो ये क्या करती है, फैलती है, स्प्रेड होती है और ठंडी हो जाती है और जल्दी से सैचुरेटेड हो जाती है और पानी के ना भाप द्वारा, संघनन द्वारा जो है इससे जो है लेटेंट हीट रिलीज होती है।
ठीक है। तो जो चक्रवात की शुरुआत होना होता है उसके कोर में हवा होती है, वो गर्म हो जाता है और इस प्रोसेस द्वारा जो है नम कर दिया जाता है। तो गर्म बढ़ती हवा ठंडे वातावरण के बीच जो तापमान अंतर बढ़ाती है ना हवा के कारण, तो इस कारण जो है ऊपर की गति बढ़ जाती है और साइक्लोन्स आना जो है वो शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चक्रवात तो आ गया, अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि चक्रवात से कौन कौन से विनाश होते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए चक्रवात जो होता है ना काफ़ी विनाशकारी होता है। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात जो है तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये जो चक्रवात है ना इसके आगमन से पूर्व संकेत होते हैं। मैं आपको 2013 या 14 का वाकया बताऊं, जब उड़ीसा में चक्रवात आया था, तो जो है मैं आपको बताऊं कि उसका इफ़ेक्ट हमारे इलाहाबाद तक था। ठीक है, बाल्टियां उड़ जा रही थी, बाहर मग वगैरह जो है उड़ जा रहे थे, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट। अब आप ये सोचो उड़ीसा में साइक्लोन आया और जिसका इफ़ेक्ट उत्तर भारत में भी था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो है पवन द्वारा ना उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। तो चक्रवात के नेत्र में ना निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में ना जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है और ये जो उठता हुआ जल है ना 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। ठीक है, ऐसे 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 आप देख पा रहे होंगे, मैं फिगर आउट कर रही हूँ। ठीक है, बढ़ती आ रही। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित जो है ना तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति का गंभीर रूप से हानि होता है। और यह जो है ना पानी जो है मृदा की उर्वरता को भी कम करती है। अब आप मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ पे तटीय पोर्शन है, यहाँ पे मिट्टी है। अब समुद्र से झटके से पानी आएगा, झटके से पानी आएगा तो ऊपर की मिट्टी भी हटेगी, ऊपर की मिट्टी हटेगी तो उसकी उर्वरता भी तो कम होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चक्रवात को के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा जो है बाढ़ की स्थिति और भयावह बना देती है। ये देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। चक्रवात की स्थिति देखिए, देख के ही जो है मन सहम जाता है ना। अच्छा, ये तो हुई बात चक्रवात की। अब आप देख लीजिए मैप के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे खांसी आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे देखिए चक्रवात के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है हरिकेन आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हरिकेन जो है कहाँ 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 पे चक्रवात आता है, तो वहाँ का नाम पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक महासागर। ठीक है, और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर। ठीक है, पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर में इसे कहा जाता है हरिकेन। ठीक है, टाइफून कहाँ कहाँ कहा जाता है, यही तूफान जो है पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में आता है, तो इसे जो है क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। ठीक है, और यही चक्रवात जो है क्या कहते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में आता है, तो इसे कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए अमेरिका महाद्वीप में इसे हरिकेन और फिलीपींस और जापान में इसे जो है टाइफून कहा जाता है चक्रवात को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में साइक्लोन को क्या कहते हैं, जापान में साइक्लोन को क्या कहते हैं। ठीक है, और फिलीपींस में जो है टाइफून को क्या कहते हैं, सॉरी साइक्लोन को क्या कहते हैं। अब देखिए किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम या फिर 1 किलोमीटर या फिर उससे अधिक हो सकता है। टॉर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है। किसके कारण, निम्न दाब के कारण, और फिर ना उन्हें अपने जो है शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल फेंक देती है। टॉर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। अब ये देखिए टॉर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि है, यदि आप जमीन पे हैं तो इस भांति जो है आप लेट जाएं। देखिए क्या विवरण है। मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा, घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा
घर हवा में उड़ गया, मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड, वृक्षों की शाखाओं के साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके शरीर की खाल उतार ली हो। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर और किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती, और यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो ना तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना जो है वो बेहतर रहता है। और इन स्थानों में ना कचरा आसानी से नहीं पहुंचता। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल, जैसे कि मैंने अभी आपको फिगर आउट भी कराया, घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को नीचे अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। इस भांति, ये देखिए, इस भांति जो है कर लेना चाहिए। तो देखिए, चक्रवात जो है ना अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरों, दूरभाष, अंतरसंचार जो है प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकते हैं। देखते होंगे आप, जब बहुत भारी तूफान आता है तो कई वृक्ष जो है जड़ से ही उखड़ जाते हैं, ठीक है, और हवाएं इतनी ज़्यादा तेज चलती हैं, है ना, तो और जो है संपत्ति और जीवन की भी हानि होती है। अच्छा, टॉर्नेडो की बात तो की हमने, टॉर्नेडो है क्या ये भी तो पता चलना चाहिए। हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते। टॉर्नेडो जो है ना गहरे रंग के कीपकार बादल होते हैं। क्या होते हैं? गहरे रंग के कीपकार बादल। ये देखिए, आपको देख पा रहे होंगे, अगर ये सैटेलाइट के माध्यम से लिया गया है पिक्चर तो देख पा रहे होंगे, ये जो है गहरे रंग के कीपकार बादल होते हैं और इनकी कीप जैसी संरचना होती है, ठीक है, और आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो जो होते हैं ना कमज़ोर और या फिर कह लीजिए निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर घंटे के वेग से जो है गति कर सकता है। और जो टॉर्नेडो होता है ना चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। भारत की संपूर्ण तट रेखा जो है विशेष रूप से पूर्वी तट जो है चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का जो है पश्चिमी तट, जिधर जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और इधर जो है गुजरात वगैरह है पश्चिमी तट में, तो पश्चिमी तट में चक्रवातों की जो प्रबलता है ना और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। तो हमने जो है पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए ना पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। और पवन की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वायुमापी। ये देखिए, ये जो है पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी लगाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी सुरक्षा उपाय, मैं थोड़ा सा अपना तरीका बता दूं, फिर हम बुक की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। चक्रवात आने के बाद समय नहीं मिलता और जो है अगर कोई भी एरिया थोड़े ही समय के लिए इसकी चपेट में आए ना तो वो कम समय में पूरा निस्तानाबूद करके चला जाता है, पूरी चीज़ नष्ट करके चला जाता है। लोगों को कुछ भी जो है सूचना भी नहीं मिल पाती और सोचना भी नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन अगर इसके आने से पहले तैयारी कर ली जाए तो इसके होने वाले नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है और जो नुकसान ये कर सकता है उसमें थोड़ा बचा भी जा सकता है। पहली चीज़ मैं आपको अगर बताऊं तो सोसाइटी में और घर के आसपास कोई पेड़ सूख गया हो तो इसे काट दे तुरंत, ठीक है। दूसरी चीज़, आप साइन बोर्ड तो अक्सर देखते ही होंगे और अगर आपके घर कोई आसपास ऐसा साइन बोर्ड है जो गिर सकता है तो उसे वहाँ से हटा दें। क्यों? क्योंकि इसे नहीं हटाने से ये उड़कर कहीं भी जाकर गिर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है प्रिकॉशन ये रखना है कि अपने घर के चारों तरफ ना देखें आप, कहीं कोई खिड़की दरवाज़ा ऐसा तो नहीं है जो कहीं से ख़राब है, टूटा हुआ है, तो उसकी सर्विस ज़रूर करा लें। क्योंकि चक्रवात के समय ना हवा की गति बहुत तेज़ होती है। इसकी गति मैं आपको बता दूं तो 100 से 300 किलोमीटर के बीच हो सकती है। पांचवा प्रिकॉशन ये है कि ये बात आप याद रखो कि चक्रवात के समय ना तूफान आने पर बिजली नहीं होती है और अंधेरा भी रहता है, अंधेरे का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति में आपके पास इमरजेंसी लाइट, इन्वर्टर, टॉर्च, फुली चार्ज बैटरी के साथ जो है तैयार रखें।
छठा प्रिकॉशन ये है कि भारी चक्रवात आने से ना खाने पीने की चीज़ों का भी बहुत नुकसान होता है। अब ऐसे स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में पहले से अपने घर पर फल, ड्राई फ्रूट्स, पानी, इन सब का जो है इंतजाम करके रखें। सातवीं चीज़, अपने पास रस्सी और चाकू ये सब ज़रूर रखें, इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। आठवीं चीज़, ऐसी स्थिति में ना टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इन सब के नेटवर्क जो है डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए ना सूचना प्राप्त करने के लिए रेडियो ज़रूर रखें, क्योंकि रेडियो वर्किंग होगा, ठीक है। नौवां प्रिकॉशन ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को पूरा चार्ज रखें। क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल नेटवर्क रहा तो आप इसे जो है सूचना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आ जाता है, और इसके अलावा आप इसमें जो है इस्तेमाल टॉर्च का भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में जनरली टॉर्च भी होते हैं, ठीक है। 10वां लास्ट प्रिकॉशन मैं आपको बता रही हूँ कि चक्रवात के समय यात्रा करने की बिल्कुल भी ना सोचें। क्यों? क्योंकि उस समय चक्रवात के कारण ना हवा की गति काफ़ी तेज़ होती है, जिससे गाड़ी भी पलट सकती है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब आइए बुक की चीज़ें देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है, ठीक है। सरकारी सामाजिक स्तर पर क्या व्यवस्था होती है? चक्रवात का पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, ठीक है। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों, आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। और चक्रवात संभावित क्षेत्रों में ना चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। जनता द्वारा क्या होना चाहिए किए जाने वाले कार्य? हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें जो है अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं, वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रबंध करना चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो है बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे कि पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों में टेलीफोन नंबर की सूची अपने पास रखनी चाहिए। और यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियां भी बरतो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण रखें। गीले स्विच और खंभों के टूटकर गिर गए बिजली के तारों को ना छुएं। मनोरंजन के लिए बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए बाहर ना निकले। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता करें, ठीक है। अब देखिए, उन्नत प्रौद्योगिकी जो है सहायक सिद्ध हुई है। आजकल की टेक्निक देखिए, आजकल हमें जो है ना आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है, ठीक है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के जो है आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और जो है अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी जो है कम समय मिलता था, ठीक है। आज जो है परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट और रडार के उपलब्धता से ना अब ये संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा की जो जानकारी है 48 घंटे पहले ही प्राप्त हो जाया करती है, जिसे कि चक्रवात सतर्कता या फिर जो है चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। और चक्रवात चेतावनी भी ना कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। और जब चक्रवात जो है तट के निकट होता है तो हर घंटे या फिर आधे घंटे में उसकी प्रगति और दिशा के बारे में जो है संदेश प्रसारित किए जाते हैं। और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में और सहयोग प्रदान करते हैं। अच्छा, ये तो हुई बात चैप्टर की। हमने क्या क्या सीखा ये भी हम देख लेते हैं। हमने ये देखा कि हमारे आसपास जो है वायु जो है वो दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडे करने पर संकुचित होती है। अगला है गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि ठंडी वायु जो है इसकी प्रवृत्ति जस्ट अपोजिट होती है, पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है, ठीक है। अगला है जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायुदाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की जो है ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। पृथ्वी पर जो है असमान तापन जो है पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। जलवाष्प वाली पवन जो है वर्षा लाती है। उच्च वेग की पवन और वायुदाब के अंतर से क्या बनता है? चक्रवात बनता है। उपग्रहों और रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है, यानी कि
किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। अब आइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। पहला है पवन डैश वायु है, तो कैसी वायु है? गतिशील। ठीक है। अगला है पवन पृथ्वी के डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है, तो असमान रूप से तापन के कारण। ठीक है। अगला है पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है, यानी कि कौन सी वायु ऊपर उठती है? गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। अगला क्वेश्चन है वायु डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, तो अधिक से कम वायु दाब के क्षेत्र में जो है गति करती है। अगला क्वेश्चन है जो है किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए। पहली विधि है कि पतंग उड़ाते समय पवन जो है पतंग पर दाब डालती है और जिस दिशा में पतंग उड़ रही होगी ना उस दिशा की ओर पवन की गति होती है। दूसरा उदाहरण ये है कि साइकिल चलाते हैं ना, आप लोग साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाते वक्त ना जिस दिशा में साइकिल चलाना कठिन होता है ना उस दिशा के विपरीत जो है पवन गति होती है। अगला क्वेश्चन है ऐसे कोई 2 अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। अब देखिए, जब हम गुब्बारे फुलाते हैं, गुब्बारे तो सभी ने फुलाए होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। जब हम गुब्बारे फुलाते हैं तब वह कस जाता है, ठीक है, कस जाता है, और अगर उसमें हवा भरी जाए तो वो फट जाता है, ज़्यादा हवा भरी जाए। तो हमने जो है अपने घरों के दरवाजे खिड़कियों को तेज आंधी से झूमते हुए देखा होगा, बार बार बंद होती है, पट्ट खुलती है, पट्ट बंद होती है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि वायु जो है दरवाजे और खिड़कियों पर क्या डालती है? दाब डालती है। अगला क्वेश्चन है आप एक ऐसा भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां ही लेकिन रोशनदान ना हो? तो मेरा जवाब है नहीं, हम ऐसा भवन नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां तो हों लेकिन रोशनदान ना हो। ऐसा इसलिए ना क्योंकि गर्म हवा जो है ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है और वो जो है ऊपर उठती है, और गर्म हवा रोशनदान के जरिए बाहर निकलती है। तो रोशनदान होगा तभी तो गर्म हवा निकलेगी बाहर, है ना। तो अगर भवन में रोशनदान ना हो तो हवा नहीं निकल पाएगी। अगला क्वेश्चन है समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। ये चीज़ आपको बताना है। देखिए, वायु जो है दाब डालती है ना, 50 बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि वायु दाब डालती है, वायु दाब डालती है। और तेज गति से चलती हुई पवन जो होती है कई चीज़ें क्या करती है? तोड़ फोड़ देती है। और अगर बैनरों और विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाए तो हवा उसके आर पार चली जाएगी ना, हवा आर पार चली जाएगी, और जिससे इन पर डलने वाला जो दाब है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी कारण से ना बैनरों और विज्ञापन पट्टों में छिद्र किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? देखिए, चक्रवात जो है ना, संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण, ठीक है, लोगों को तेज़ी से सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था, हमें अनिवार्य घरेलू साथ सामान, पालतू पशुओं, वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। ठीक है, सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे कि पुलिस सेवा हो गया, अग्निशमन दल, चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर सूची अपने साथ लिए रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, वही चीज़ जो ऊपर आंसर होगा उसी। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? तो कहाँ नहीं होती? अमृतसर। पश्चिमी क्षेत्रों में कम होती है ना, हमने जो है पढ़ा है, तो वही है। अगला है निम्न वक्तव्यों में से कौन सा सही है?
तो इनमें से कौन सा सही है? शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब जो है तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग से जो है पवन के घूमने से बनती है, भारत की तट रेखा पर चक्रवात के आने की संभावना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? शीतकाल में पवन जो है थल से सागर की ओर बहती है। अब ये तो क्रियाकलाप दिया हुआ है और यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है, इसके पश्चात जो है हम अगला चैप्टर देखेंगे। और कैसा लगा ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो है शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।